नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लास 24 आरएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कि जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार को आपके मॉक टेस्ट का आयोजन होता है, तो इसी क्रम में आपके मॉक टेस्ट का जो आयोजन हुआ उसके सॉल्यूशन आपके सामने हैं। तो आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जो सवाल पूछे गए, एक बार उनको हम फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं, उनका सॉल्यूशन जान लेते हैं। तो देखिए, आप टेस्ट दें तो मैं फिर से एक ही बात कहूँगा कि ज़रूर से उन क्वेश्चंस को फिर से देखा करो। क्या हमसे मिस्टेक हुई उसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, और जहाँ गलती हो जाए अब आगे वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस बात का जरूर अपने को ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से अपन जो सवाल आपके पूछे गए थे उनके आंसर्स जान लेते हैं। देखिए, पहला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ठीक है, ये सवाल आप बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ऑप्शंस हैं आपके सामने: लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड हार्डिंग। ये सवाल जो था मैंने आपको बताया भी था कि बहुत महत्वपूर्ण ये आपके सवाल है। ठीक है, बार बार ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो इसका आंसर है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, हमने याद किया था कि मैसूर राज्य को, क्योंकि चिक्का राजा वहां पर, देखो याद करते हैं 1799 में जब चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ तो वहां पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और टीपू सुल्तान की मृत्यु होने के बाद में वहां का शासन दे दिया जाता है वाडियार वंश को। फिर से वहां पर चिक्का राजा जो है उसको राजा बना दिया जाता है। लेकिन बाद में जब विलियम बेंटिंग ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं तो उन्हें ये प्रशासन समझ में नहीं आता, तो ये क्या करते हैं, मैसूर का इसके साथ में कुर्ग और कछार के क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेते हैं, विलय कर लेते हैं। तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए अगले सवाल की तरफ अपन चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन करें तो ये नहीं वाली चीज जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्या इन्होंने स्थायी बंदोबस्त किया था? अगला कौन है? लॉर्ड वेलेजले, सहायक संधि प्रणाली। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और चौथा क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, 1829 का 17वां रेगुलेशन। बहुत ही शानदार ये सवाल है, इससे बहुत बढ़िया आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उम्मीद है कि आपने ये ठीक किया होगा। चलिए देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त, अपन सभी जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त 1793 में जो 3 प्रकार के अपन ने पढ़े थे, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म के बारे में पढ़ा था, उसमें सबसे पहला लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म जो किया गया था वो था आपका परमानेंट सेटलमेंट। हम पढ़ चुके हैं क्लासों में। 1793 में इसे किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अच्छा, दूसरी बात हम देखते हैं, लॉर्ड वेलेजले। और लॉर्ड वेलेजली का नाम आते ही हमें याद आता है सब्सिडरी अलायंसेज, इसका मतलब सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेजले ने ही शुरू की थी। हम बहुत अच्छे तरीके से ये बात भी जानते हैं। चलो, इसके बाद में आप देखो लॉर्ड विलियम बेंटिंग और 1829 का 17वां रेगुलेशन। हमने बात की थी 1829 का 17th रेगुलेशन के बारे में कि किस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया था कि सती प्रथा को रोका जाए। इसी क्रम में ये लेके आया गया था सती प्रथा को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहां से सही है। यदि आपको नहीं भी पता है ना, तो भी आप आराम से क्या कर सकते थे, इस ऑप्शन से आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जो कि सही सुमेलित नहीं है, कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, ये बात है। ठीक है, तो यहां पर गलत है लॉर्ड हेस्टिंग। अच्छा, अब आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि बेसिकली कौन थे, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर हैं आपके लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, यदि आपको कुछ चीजें नहीं भी आती हैं तो जो चीजें आती हैं उनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सारे बार बार एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और सर जॉन शॉ। तो ये बहुत सिंपल सवाल था, भारत में दास प्रथा को समाप्त किसने किया था?
मैंने आपसे जब अपने लेक्चर में बात की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि 1833 का आपका जो चार्टर एक्ट है उसके अंदर दास प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई कि इसके लिए कानून बनाएंगे। और 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय पर क्या किया गया, दास प्रथा को भारत से समाप्त करने के लिए कानून लाया गया और कानून को पारित कर दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, धारा 5 आपको याद होनी चाहिए इसके लिए। चलिए, अच्छा सवाल था, उम्मीद है कि सही होगा आपका। अच्छा, अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अपने को बताना है कि इसके सामने जो चीज लिखी हुई है क्या वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो लॉर्ड एलनबरो को अपन देखते हैं। तो आपके सामने लिख रहा है अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड डलहौजी के बारे में लिखा है सिंध का विलयकरण। अच्छा, तीसरा लिखा है लॉर्ड वेलेजली के बारे में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। और लास्ट में लिखा हुआ है सन जॉर्ज शोर के सामने तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध। इससे पहले के क्वेश्चंस में मॉक टेस्ट के अंदर भी हम बहुत अच्छे तरीके से सारे युद्ध के सवाल भी सॉल्व कर चुके हैं, वहां पे मैंने सारी चीज आपको बताई है। चलो, अब अपन एक बार यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि भाई अवध का विलीकरण कौन करता है। भाई ये तो अपन जानते हैं अवध का विलीकरण तो आगे जाके कौन करेगा, डलहौजी करेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। ठीक है, फिर डलहौजी की बात करें तो क्या वो सिंध का विलयीकरण करता है? नहीं, सिंध का तो अपन ने देखा था डलहौजी के टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक है, याद करो अफगान वॉर लौटते हुए, जब वो लौटते हुए अफगान वॉर से आ रहे थे, ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन कर चुके हैं कि किस प्रकार से वो सिंध का विलयीकरण करते हैं। तो ये किसके समय पर होता है, देखो इंटरचेंज कर दोगे तो बात ठीक हो जाएगी। लॉर्ड एलनबरो के टाइम पर तो आपका सिंध का विलयीकरण हो रहा है और डलहौजी के टाइम पर आपका अवध का विलयीकरण हो रहा है। इसके बाद में यदि आप जॉन शोर की बात करें तो जॉन शोर के बारे में अपन ने देखा था कि कोई ऐसी महत्वपूर्ण चीज थी ही नहीं जो अपन पढ़ सकें, केवल जो उन्होंने जॉन शोर एक अपना ड्राफ्ट बनाया था जिससे परमानेंट सेटलमेंट की बात हुई थी। ठीक है, कॉर्नवालिस कोड की अपन ने बात की थी। तो जॉन शोर जो है वो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध नहीं लड़ते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो यदि अपन को सारी चीज नहीं भी आती है तो भी अपन इस आंसर को निकाल सकते थे जिसका संबंध है लॉर्ड वेलेजले से। और लॉर्ड वेलेजले के समय पर आपका चौथा आंग्ल और मैसूर युद्ध होता है 1799 में। ठीक है, जिसके अंदर टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है और उसके बाद में आपके जो वाडियार वंश है उसको वापस से गद्दी पर बिठा दिया जाता है, चिक्का राजा कृष्णराज को। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ से जो 2-3 सवाल आपके ऐसे डाले, यदि आपको नहीं भी आते ना तो जो इन्फॉर्मेशन आती है आप उससे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दिया है अंग्रेजों के खिलाफ बनारस के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये सारे क्वेश्चंस आपकी नॉलेज को चेक करेंगे जो अपन ने पढ़े क्लास के अंदर। मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों के खिलाफ बनारस के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या थे। नंबर 1 शुजा-उद-दौला, आसफ-उद-दौला, राजा चेत सिंह और राजा महीप नारायण सिंह। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमने ये सारी बातें क्लास के अंदर की थी। देखो, ये जो भी चीज है आपको याद आना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग का नाम वॉरेन हेस्टिंग का नाम आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग अपने कुछ एक तरह से बोलें तो पैसे पाने की चाहत में इस तरह के काम कर रहे थे। मुन्नी बेगम वाली बात आपको अच्छे से पता है। उसी क्रम में हमने बात की थी कि वो बनारस में राजा चैत सिंह जो है, बनारस में राजा चैत सिंह से क्या मांगता है, पैसे मांगता है। और राजा चैत सिंह एक समय पर आकर मना कर देता है। तो वॉरेन हेस्टिंग आक्रमण कर देता है राजा चैत सिंह पर और राजा चैत सिंह को वहां से भागना पड़ता है। और जो ये है महीप नारायण, इनको क्या किया जाता है, महीप नारायण को राजा बना दिया जाता है क्योंकि ये वॉरेन हेस्टिंग को पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि बनारस के अंदर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो राजा चैत सिंह इसका आंसर है। क्लियर है आपको बात, राजा चैत सिंह इसका आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है। हमने बहुत अच्छे से ठगों के दमन वाले क्वेश्चन की बात की थी। तो आपके सामने ऑप्शन है जनरल हेनरी प्रेसगास्ट, कैप्टन सलीमैन, अलेक्जेंडर बंस एंड कैप्टन रॉबर्ट पेटरबंस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल देखते ही आ गया होगा। इसका आंसर है कैप्टन सलीमैन। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार के उत्तर प्रदेश के जो जंगल हैं उनके अंदर जब आपके राहगीर या फिर कोई आपके
व्यापारी निकलता था तो ये ठग क्या किया करते थे, उसको बहला फुसला के अपने सरदार के पास में ले जाते थे, फांसी वांसी लगा देते थे और उनको मार दिया करते थे। तो यहाँ पर कर्नल सलीमैन को भेजा जाता है और कर्नल सलीमैन जाकर क्या करता है, ठगों का दमन करता है। क्लियर है, ये सवाल बिल्कुल होना चाहिए था। चलिए, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष में समाप्त किया गया था? ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं भाई क्लास के अंदर। जब मैं बताऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब वहां से सवाल बने ही बने हैं। ठीक है, तो विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा के ऊपर किस वर्ष पर रोक लगाई गई? तो आपके ऑप्शंस थे 1825, 1827, 1829, 1830। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, 1829। और आप जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने इसके लिए प्रयास प्रारंभ किया था कि हमारा जो बैड कस्टम है, कुरीति है, सती प्रथा, वो बैन होनी चाहिए। इसका समर्थन किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने। और आप जानते हैं यहाँ पर कौन सा सिद्धांत, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, जिसके अंदर ये बोलता है मैक्सिमम लोगों का क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सुख होना चाहिए। और इस सिद्धांत के ऊपर सती प्रथा जो है वो खरी नहीं उतरती है, इसलिए विलियम बेंटिंक बोलता है कि सती प्रथा बंद होनी चाहिए। इसके लिए 1829 के अंदर आपके क्या लाई जाते हैं, इसको अपन ने पढ़ा है, क्या बोलते हैं इसको, रेगुलेशन 17। तो इसके लिए धारा 17 के अंदर क्या किया जाता है, सती प्रथा को बैन कर दिया जाता है। ठीक है, ये सवाल अपना होना चाहिए था क्योंकि अपन ने बहुत अच्छे से इस चीज के ऊपर बात की। ठीक है, चलिए अगला सवाल, फाइनल अंतिम सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ में वर्ष 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? आपके ऑप्शंस हैं डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मेटकॉफ, आर्थर वेलेजली एंड जॉर्ज। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या है, चार्ल्स मेटकॉफ। मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स मेटकॉफ ने 1817-1818 में राजस्थान की जो अपनी रियासतें थी, इनके साथ में बातचीत करने के लिए या फिर संधि करने के लिए इसको क्या बनाया गया था, अंग्रेजों की तरफ से एक तरह से इसको भेजा गया था, बात करने के लिए अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया था। ये बात हमने की थी जब हम चार्ल्स मेटकॉफ को पढ़ रहे थे एज ए ब्रिटिश एम्पायर गवर्नर जनरल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके क्वेश्चंस आपने बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किए होंगे। फिर से मैं कहूँगा, जो भी ये सवाल आपके टेस्ट में आए, इनको फिर से रिवाइज जरूर किया करिए, जहाँ कमी रह गई है उसको सुधार करिए। ठीक है, चलिए तो इन्हीं आशाओं के साथ में मिलते हैं अगली क्लास में।